हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बीएससी का थर्ड ईयर खत्म हो गया है। अब आ चुके होंगे आप मास्टर्स करने आते हैं तो आपके लिए इस पूर्वांचल की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, या कह सकते हो कि कॉलेज के नंबर में पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपको देखने मिलती है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। लगभग 300 कॉलेज के साथ आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। 300 कॉलेज में जहां कहीं भी एडमिशन हुआ हो, यदि आप काशी विद्यापीठ से मास्टर्स करने जा रहे हैं तो जूलॉजी के लिए आपका ये प्लेटफॉर्म ऑल द बेस्ट रहेगा। सबसे बढ़िया मटेरियल एंड आपके लेक्चर क्लासेस एंड नोट्स आपको देने की फुल्ली गारंटी मैं देता हूं। मैं सेल्फ प्रहलाद, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वीएनआर क्लासेस। मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए यहाँ पे अपना एक सिलेबस भी डिस्कस करना है कि मास्टर्स में क्या पढ़ना है, विद उसके साथ साथ हम लोग उनके कोर्स के बारे में देखेंगे कि आपको ये पूरा कोर्स कहां मिलेगा। ठीक है, चलते हैं बेटा, क्लासेस को शुरू करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का ये है एमएससी जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर, और इस फर्स्ट सेमेस्टर का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स होगा। यानी जैसे हम बात करते हैं अपने क्लासेस के अंदर, वैसे ही हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मटेरियल होंगे वो सारे शिफ्ट किए जाएंगे कहाँ पे, अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में दिए जाएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस पूरे पेपर पॉइंट्स में देखा जाए तो 4 हमारे पेपर होंगे। उन 4 पेपर का जो कंबाइंड फीस है 6 महीने का, वो है केवल 1500 रुपए। तो आप इनरोल करना ना भूलिए। इस वीडियो के नीचे आप यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो कोई नहीं, आप पहले से आ चुके हैं। यदि ये वीडियो हमारे किसी दूसरे सोशल मीडिया पे दिखता है तो आप अपने कोर्स के लिए विजिट करिए, जो भी लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, तो ये 1500 रुपए का कोर्स है। इसमें हम लोग 4 चीजें प्रोवाइड करते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को। वो है रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, 2 मीडियम हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है डिजिटल प्रैक्टिस सीट्स। हम लोग एग्जाम के कुछ प्रैक्टिस सीट 3 या 4 पेपर देते हैं, खासकर 4 पेपर तो हमारे हर पेपर का देते हैं, जो आप प्रैक्टिस बेटर कर सकें। आप हमें दोबारा भेजें, हम उनको रीचेक करके वो आपके पास सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आपके पॉइंट टू पॉइंट के सारे स्टडी मटेरियल आपको देखने मिलेंगे विथ एग्जामिनेशन सपोर्ट। ये सबसे बड़ी चीज है, और हमारे इस एग्जामिनेशन सपोर्ट से बहुत सारे बच्चे लगभग 87, 88, 80% तक क्लियर कर चुके हैं। मास्टर्स में पिछले 2 साल से इंडिया की टॉप लीडिंग संस्थान के रूप में वीएनआर जाना जा रहा है अपने। ये रहा मैं। चलते हैं अपने क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हमें क्या पढ़ना है। जब पढ़ने की बात आती है तो देखा जाता है कि जो जूलॉजी है बेटा वो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। उस 2 ईयर के प्रोग्राम में वो भी हमारे पास फुल टाइम प्रोग्राम होता है, क्योंकि मास्टर्स कर रहे हो, वो भी साइंस से मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको फुल टाइम प्रोग्राम कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा, फुल टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखते क्या है कि आखिरकार डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जो है किसका, वो भी फैकल्टी ऑफ साइंस की, किसकी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, उससे द्वारा डिजाइन किया गया ये हमारा सिलेबस है। इन सिलेबस में हमें कुछ एक ऑड नंबर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ सिलेबस देखना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में हमको, फर्स्ट ईयर में हमको क्या मिल जाएगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिल जाएगा, और सेकेंड ईयर में हमें क्या मिल जाएगा, इसे सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 4-4 पेपर कॉमन होते हैं, यहाँ पे 2-2 पेपर कॉमन होते हैं, बाकी स्पेशलाइजेशन होगा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम थर्ड पेपर को पढ़ रहे होंगे या थर्ड सेमेस्टर को पढ़ रहे होंगे, तब के बारे में। इसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, इसे बोलते हैं फाइनल ईयर। ठीक है बेटा, इसके बारे में ध्यान देना। तो आपको वो बोलेगा किस ईयर में हो, तो आप बोलना है कि हम प्रीवियस ईयर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप जब रहेंगे उसे हम प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे। जब आप सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे उसे हम फाइनल सेमेस्टर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपने कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कोर्सेस हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तो इन्हें हम लोग स्किप करते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं अपने पेपर पॉइंट्स के लिए। आपको बता दें कि आपको ये मिलेगा क्या, कि हमारे पास थोड़ा सा ये, इसको थोड़ा कट करिएगा, टॉपिक दूसरा नोट्स हो गया। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, वो 2022-23 का सिलेबस है, क्योंकि 2022 के लास्ट में और 23 के शुरू में ये मतलब 25 दिसंबर को ये अपडेट किया गया था काशी विद्यापीठ से 2022 में। ठीक है, तो ये 2022 और 23 का सिलेबस था, जो आज तक कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रहा है। हम बात करेंगे सेमेस्टर नंबर फर्स्ट की। जब सेमेस्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे 4 पेपर हमें मिलता है, जो थ्योरी सेक्शन में होते हैं, और एक सेक्शन हमारे पास होता है प्रैक्टिकल सेक्शन। ठीक है, ये चीजों को ध्यान देना बेटा। ये होते हैं हमारे कितने नंबर के, ये होंगे हमारे 100 मार्क्स के, और ये हमारे होते हैं 75 और 25 के। कितने होंगे, 75 और
25 के सारे पेपर 75-25 के होते हैं। 25 नंबर यहाँ पे इंटरनल होता है, इंटरनल मतलब मिड टर्म एग्जाम होता है, क्या मिड एग्जाम होता है, और 75 नंबर आपके थ्योरी वाले सेक्शंस आते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 4 पेपर है, पेपर का कोड आपका जूलॉजी का 101 है, 102, 103, 104 और 105 प्रैक्टिकल के लिए है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पे 201 हो जाएगा, 202 हो जाएगा, इसके बारे में बातचीत बाद में किया जाएगा। पहले पेपर में आपको नॉन कोडेटा पढ़ना है। ये नॉन कोडेटा वो नॉन कोडेटा नहीं है जो आप बीएससी में पढ़ रहे थे। यहाँ पे नॉन कोडेटा थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, काफी डीप पढ़ना होता है। केवल नॉन कोडेटा के एनिमल के बारे में नहीं पढ़ना होता, यहाँ पे नॉन कोडेटा के फाइलम के बारे में डिस्कस करना होता है। फिर वही बात दूसरा हम पढ़ेंगे। दूसरे ये टॉपिक काफी क्लियर है, काफी इजी होता है, इसमें कम मेहनत लगती है, लेकिन दूसरा पेपर उतना ही हार्ड है। ठीक है, इसमें बायोस्टैटिक्स पढ़ना होगा, पूरा फंडामेंटल टॉपिक है, यानी मैथ्स से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स आएगा, ये भी काफी जबरदस्त है, इसके बारे में आप कभी नहीं पढ़े होंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि नेट और बाकी जेआरएफ और सीएसआर नेट है, वहां पे आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने मिल जाएंगे। और बायो का एस्टिमेशंस वाले कहानी यानी टेक्निकल टूल्स जो आपने बीएससी में पढ़ा था, वही टेक्निकल टूल्स यहाँ पे बड़ा हो गया, थोड़ा मॉडर्न हो जाता है, थोड़ा और मेरे को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस है, हम लोग जिसको पर्यावरण कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये भी थोड़ा इजी है, इसके बारे में तो ज्यादा दिक्कत नहीं लेना है। पहला तीसरा पेपर इजी है, लेकिन चौथा पेपर वहीं आपको फिर दम लगा के पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझिएगा, एकदम डिटेल में पढ़िएगा चैप्टर टॉपिक नंबर 4 को, यानी पेपर 4 हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आता है। प्रोटीन से लेकर विटामिन तक के सारे स्ट्रक्चर्स और सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेरे को ध्यान दे पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं पेपर वाइज उनके हर एक टॉपिक को, क्या है, कैसे है, कितना पढ़ना पड़ेगा, सबके बारे में बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि आप और बेटर समझ सके कि आखिरकार जूलॉजी के अंदर मुझे क्या पढ़ना है। हम बात करेंगे पेपर नंबर फर्स्ट की। जो पेपर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास आता है पेपर नंबर कोड, हमने बता दिया, ये है यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर 3 हमारे अलग अलग फाइलम आते हैं। इन 3 फाइलम के अंदर पहला हमारा प्रोटोजोआ मिल जाएगा, दूसरा हमारा पोरिफेरा मिलेगा और तीसरा हमारा सिलेंट्रेटा मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा। 3 फाइलम को मिला के एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। ध्यान देना कितना आएगा बेटा, इन 3 टॉपिक को मिलाकर, जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं इन टॉपिक से मिलाकर एक क्वेश्चन हमारा जो होगा वो लॉन्ग होगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस होगा। वो भी कितने नंबर का? वो भी आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से लॉन्ग मिलेगा, और 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आपको शॉर्ट मिलेंगे जो 3 नंबर के होंगे। किसके होंगे? 3 नंबर के होंगे। तो इनके बारे में आपको ध्यान देना पहले से, ठीक है। क्या आएगा मैं बता दे रहा हूं, पहले ही यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा क्या क्या आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा। आप उन चीजों को जब क्लासेस चलेंगे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर, जब भी वो टॉपिक आएगा आप नोट कर लीजिएगा, आप अच्छे तरीके से उनके बारे में डिस्कस करते रहिएगा, ठीक है। बात करते हैं नंबर फर्स्ट के। नंबर फर्स्ट हमारे पास है प्रोटोजोआ। जब प्रोटोजोआ की बात करते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी होती है प्रोटोजोआ में। पहला होता है लोकोमोशंस के बारे में पढ़ना होता है, दूसरा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, और तीसरा यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं लोकोमोशंस के बारे में। जब लोकोमोशन के बारे में बात होता है तो देखा जाता है कि पूरी जो प्रोटोजोआ फैमिली है या प्रोटोजोआ फाइला है, प्रोटोजोआ फाइला के अंदर जितने भी हमारे ऑर्डर या क्लासेस, खासकर क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से हमारे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं। बात करेंगे यहाँ फ्लैजिला की, बात करेंगे सूडोपोडिया की, बात करेंगे सिलिया की, और बाकी जो उनके अदर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद लगे हाथ वहां पे मेथड ऑफ लोकोमोशन देखा जाएगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा मेथड है, क्या ऐसा कौन सा मेथड है, क्या है ऐसा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हमारे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं। यानी कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अच्छे वाले। एक तो लोकोमोशन वाला जो क्वेश्चंस है ये पेपर में आपको आता हुआ दिखेगा, कई बार आया भी है, ठीक। इनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद जब न्यूट्रिशन की बारी आती है तो न्यूट्रिशन ये देखा जाता है कि होलियोजोइक कैसे न्यूट्रिशन होता है, होलोफाइटिक कैसे होता है, मतलब ये आदमी की तरह, ये प्लांट की तरह, सेफ्रोफाइटिक मृतोपजीवी कैसे होते हैं, एंड यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक मतलब दो सबके साथ, मतलब वो होलोफाइटिक भी होता है, होलोफाइटिक के बाद वो सेफ्रोफाइटिक भी होता है, वो फाइटो यहाँ पे क्या होलोजोइक भी होता है, होलोफाइटिक भी होता है, सेफ्रोजोइक भी होता है। जब सारे न्यूट्रिशन किसी एक में पर्टिकुलर देखने मिल जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, यानी सारे के सारे बारे में। न्यूट्रिशन कभी आता है नहीं, लेकिन इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में, तो छोटा सा क्लास होता है, सबके बारे में छोटा छोटा क्लास होता है, तो आप डिटेल वहां पे कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जब रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है। एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो काफी ब्रॉड होता है, उनको डिटेल किया जाएगा। दूसरा होता है एसेक्सुअल, जिनके टाइप ज्यादा है लेकिन वहां पे काफी कम मेहनत से हम उनको रीड कर सकते हैं। वही बात दूसरा हमारा क्लासेस, इसके अंदर ही एक हमारे पास होता है प्रोटोजोआ एंड डिजीज। डिजीज ऐसे कौन कौन से, जैसे प्लाज्मोडियम हुआ, पेनोसोमा हुआ, जियार्डिया लंबिला हुआ, ढेर सारे हमारे स्पीशीज है जो कहीं ना कहीं
प्रोटोजोआ के अंदर रहकर अलग अलग हमारे पास एंटीमाइस्टोलिटिका हुआ, ढेर सारे हैं जो कहीं ना कहीं डिजीज को क्रिएट करते हैं। आखिरकार डिजीज के केसेस क्या होते हैं और डिजीज कैसे निकलते हैं, बनते कैसे हैं, हमारे बॉडी में कैसे इन्फेक्शन क्रिएट होता है, सबके बारे में डिस्कस किया जाएगा छोटे से क्लास के अंदर। तो आप लोग इनके बारे में तैयार रहिएगा अच्छे तरीके से सीखने के लिए, ठीक है। आप ये हमारे पास होता है, इनसे एक क्वेश्चन बेटा बनता है, खासकर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में जब भी आप क्लास चलेगा तो यहाँ पे आप इनको ठीक तरीके से पढ़िएगा बड़े क्वेश्चंस के लिए, और छोटे क्वेश्चंस के लिए आप होलोफाइटिक, होलोजोइक और वहां से हमारे पास प्रोटोजोआ का जो डिजीज है इनके लिए, यानी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। वही बात करें दूसरे नंबर के लिए पोरीफेरा। पोरीफेरा में सबसे बड़ी चीज होती है बेटा यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम पढ़ना होता है, वहां पे स्पिक्यूल्स को पढ़ना है और स्पॉन्जियन प्रोटीन क्या पढ़ना है, स्पॉन्जियन प्रोटीन कैसे होते हैं और वहां पे पाए जाने वाले जो स्पिक्यूल्स होते हैं, कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास कैनाल सिस्टम, आपने बीएससी में पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा, बाकी सेम रहने वाला है। यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शंस यानी टाइप एंड फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम, यानी कैनाल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इनके बारे में बहुत टेंशन नहीं लीजिएगा। आपका भाई है, अगले साल भी पढ़ाया था, यूट्यूब पे हमारे वीडियो मिल जाएंगे एमएससी के जूलॉजी के अंदर, इस बार नया करके फिर से हम लोग पढ़ाएंगे ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो पाए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक में आ जाते हैं। तीसरा टॉपिक हमारे पास है सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, ये मेटाजोआ जो कहानी है बेटा ना कितनी बार आया है, बहुत ही बार ये क्वेश्चंस आपको पूछेगा, तो आईएमपी करके इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है कि मेटा हमारे पास सिलेंड्रेटा का एक है पॉलीमार्फिज। पॉलीमार्फिज इतनी बार आया है जितनी बार हम अपने नाना कहा नहीं गए होंगे उतनी बार तो ये पॉलीमार्फिज आ गया पेपर में, तो इस चीज को ध्यान देना। मतलब नाना कहा हम जितना नहीं जाते अपने, उतना उससे ज्यादा तो बार ये पॉलीमार्फिज पेपर में आ गया। एमएससी के एग्जाम्स के अंदर जहां भी ससुरा सिलेंड्रेटा दिखेगा वहां पे पॉलीमार्फिज का आना कंपल्सरी आ ही जाएगा, ठीक है। तो भैया ये आप मोस्ट आईएमपी करके इसको नोट कर लीजिएगा कि पॉलीमॉर्फिज पेपर में पूछेगा। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देके आना ना तो बताना कि सर क्या क्या आया था। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ काशी विद्यापीठ के जितने लोग हैं, क्योंकि 7 साल से लगातार रीडिंग हमारी है काशी विद्यापीठ के ऊपर, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हम भी उसी काशी विद्यापीठ और बीएचयू से ही है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे बेसिक फॉर्म पढ़ना और पैटर्न पढ़ना कि आखिरकार पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे किया जा, कैसे ये अपडेट होता है और इनके पैटर्न कैसे होते हैं, किस टाइप से होते हैं, ठीक है। और ये देखना है कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उनके छोटे छोटे इंपॉर्टेंस के बारे में 5-10 इंपॉर्टेंस भी देख लिया जाएगा। उसके बाद कोरस के बारे में बात करना है, कोरस एंड यहाँ पे कोरस के बारे में बात करना, वही पॉलिफ के फॉर्म में, स्केलेटन के फॉर्म में, और कितने टाइप के कोरस होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो कई बार कोरस भी कई बार हमारे क्वेश्चंस के अंदर अपडेट होता है, लेकिन कम होता है, ज्यादातर पॉलीमॉर्फिज्म में होता है। उसके बाद जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ यहाँ पे टिनोफोरा, यानी हमारे पास जो टिनोफोरा होता है उसके जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वहां पे जो उसके कह सकते हो बंधुता होती है कि वो किनके साथ रिलेशनशिप दिखाता है, वो प्रोटोजोआ के साथ कैसा रिलेशनशिप दिखाता है, वो पोरीफेरा के साथ कैसा रिलेशनशिप दिखाता है, वो सिलेंड्रेटा के साथ कैसा रिलेशनशिप दिखाता है, और उनसे क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ से कैनाल सिस्टम बेटा आप अपडेट कर लीजिएगा। एमसी के मतलब ये बड़े क्वेश्चन जो आईएमपी करके यहाँ पे क्या करेंगे, कैनाल सिस्टम कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म कर लीजिएगा, यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं बड़े वाले जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं इनके पॉइंट्स में, यानी 2 क्वेश्चन किए पूछे जाएंगे जहां से आप क्या करेंगे, यानी 2 क्वेश्चन, एक आर करके यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, आर करके आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। आई थिंक चलते हैं दूसरे यूनिट के अंदर। दूसरा यूनिट काफी छोटा है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, यही ना, बस इतना ही है। हाँ, दूसरा यूनिट काफी छोटा है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास प्लेटाहेलमिन्थेस के बारे में पढ़ना और एस्केलमिन्थेस के बारे में पढ़ना। प्लेटाहेलमिन्थेस हमारा फाइलम है, एस्केलमिन्थेस हमारा सुपर फाइलम है, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पैरासिटिज्म के बारे में बात करना है कि पैरासिटिज्म इन प्लेटाहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस, तो ऐसा एक क्लास तो इस पे बन जाएगा और एक क्लास तो इस पे बन जाएगा कि एस्केलमिन्थेस में पैरासिटिज्म में क्या होता है और प्लेटाहेलमिन्थेस में पैरासिटिज्म में क्या होता है, दोनों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पैरासिटिक जो एडाप्टेशंस होते हैं, ठीक से, टेमेटोडा में के अंदर और कॉस्टोडा, मैंने बताया दोनों क्लासेस के अंदर मैंने काफी अपडेट किया, काफी अच्छे तरीके से वीडियो हमारे और चैनल पे मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशंस के अंदर ही 1-2 दिन में सारे के सारे ये जो पूरे क्लासेस हैं, पूरे नोट्स हैं, वो अपडेट कर दिए जाएंगे फर्स्ट पेपर के लिए। तो प्लीज जितने बच्चे देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो सोशल मीडिया पे, आप जरूर रिकमेंड करें VNR का एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, ठीक है। और पहले से आ गए हैं तो उसके लिए
तहे दिल से थैंक यू। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, दो चीजें हमें देखना पड़ेगा, पैरासिटिक जो एडाप्टेशंस हैं किसके अंदर, टेमेटोडा के अंदर और कैस्टोडा के अंदर, इनके बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो 4 क्लास तो यहाँ बन जाएंगे। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड यहाँ पे क्या करें, मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस लार्वा स्टेज ऑफ टेमेटोडा एंड कैस्टोडा, यानी लार्वा स्टेज के बारे में बात करना और कैसे वो उनकी फिजियोलॉजी कैसे होती है और उनकी मार्फोलॉजी कैसे होती है, जब किसी के बॉडी के अंदर किसी होस्ट के अंदर वो जाते हैं तो अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं, वहां के जो इन्वायरमेंट होते हैं उनके अनुसार कैसे ढल जाते हैं, उनके बारे में पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। बड़ी काफी लंबा है, 3-4 घंटे का क्लास है, लेकिन मजा आता है, लेकिन बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, लगेगा कि कब से पढ़ रहे हैं यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे बेटा। तो यहां से क्या याद करना पड़ेगा आपको, यहां से आप याद करके जाएंगे, क्या याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होता है यहां से लार्वा स्टेज। आप ध्यान दीजिएगा, एमपी करके यहां से जाएंगे लार्वा स्टेज के बारे में, और दूसरा हमारे पास होता है ये वाला क्वेश्चन, क्या, ये वाला हमारे पास आईएमपी कर लीजिएगा। इन दो क्वेश्चंस के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा यूनिट नंबर 2 के अंदर, इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन आना ही आना है पेपर के अंदर, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट 3 में हमारे पास एनेलिडा है यहाँ पे और दूसरा आर्थ्रोपोडा है। एनेलिडा के अंदर हमको देखना पड़ता है कि आखिरकार जो सिगमेंटल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में क्या बात करता है, और वहां पे दूसरा हमारे पास सबसे बड़ी चीज है फिल्टर फीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। फिल्टर फीडिंग देखना है, सीलोम के बारे में डिस्कस करना है और मेटामेरिज्म, खासकर सीलोम के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करिए क्योंकि पेपर में आता है। मेटामेरिज्म छोटे से क्वेश्चंस में शॉर्ट में ये पूछा जाएगा इसके बारे में। उसके बाद लार्वा फॉर्म क्रस्टेशियंस के लार्वा फॉर्म क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है। ठीक है, जितनी बार हम बीएचयू घूमने जाते हैं, मतलब जब देखो जब किसी ना किसी साल में शायद ही गैप किया हो, मतलब यूपी के सारे यूनिवर्सिटी में जब हम देखते हैं इनको ना, तो ऐसा लगता है कि इस पूरे यूनिट से उनको क्वेश्चन है कोई नहीं मिलता, और यही मिलेगा कि लार्वा फॉर्म क्रस्टेशियंस डिस्क्राइब, क्या करेगा, डिस्क्राइब ऑफ लार्वा फॉर्म क्रस्टेशियंस को आप डिस्क्राइब करो। लिखो भाई, लिखो, 3-4 पन्ना लिखो, जम के लिखो, तो कोई नहीं, हम लिखेंगे 9 पेज लिखेंगे और ढंग से लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इनको कि ये भी हमारे पास क्या एमपी यहां से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यानी 15 नंबर के लिए। ठीक है, मजाक में नहीं लेना, नहीं तो पेपर में सीरियस लेना पड़ेगा तुमको। मास्टर्स करने जा रहे हो और आपके एक लौते ऑनलाइन टीचर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं मास्टर्स में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, चाहे रिसर्च पेपर लिखना हो, चाहे रिव्यू पेपर लिखना हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लिखना हो, चाहे वो पढ़ना हो, सबके बारे में बता रहा हूं। अब तो किताब भी आने वाली है, काहे चिंता कर रहे हो, आपको अच्छा से अच्छा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद पैरासिटिक में क्रस्टेशियंस के पैरासिटिक के बारे में बात करना है, और दूसरा देखना है कि जो आर्थ्रोपोडा होता है थोड़ा सांस कैसे लेता है, रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोडा देखना पड़ेगा। उसके बाद अंकियोफोरा के अंदर जनरल ऑर्गेनाइजेशन, चलो ठीक है इसको पढ़ ही लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये भी होता है कभी कभी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में हमारे पास आता है मोलस्का, और हमारे पास क्या बना, बस्सा हमारा गैनोडर्मेटा। तो मोलस्का के अंदर क्या पूछ लेगा, मोलस्का के अंदर पूछ लेगा रिस्पायरेशन इन मोलस्का, कि आखिरकार जो घोंघा लोग हैं वो सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं मतलब रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, उनके बारे में बात करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास गैस्ट्रोपोडा होता है उसका टिल पार्ट कैसा होता है, टॉर्जन रीजन कैसा होता है, उनके बारे में बात करेंगे। एंड दूसरा हमारे पास आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बीएससी में भी इंपॉर्टेंट था और एमएससी में भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी काइनोडर्मेटा की जब भी कहानी आएगी, मास्टर्स के अंदर, सीएसआर नेट के अंदर, जेआरएफ के अंदर, कहीं भी आपको यहाँ पे यदि काइनोडर्मेटा की कहानी आएगी, काइनोडर्मेटा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो होते हैं हमारे वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जरूर याद रखना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है लार्वा फॉर्म ऑफ एकानोडर्मेटा। ठीक है, इसको याद तो करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ज्यादातर पेपर में नहीं पूछता, लेकिन आप इन टॉपिक को याद करिएगा, इनको तो हम पढ़ेबे करेंगे, पढ़ा भी दिए हैं, आप इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो ये रहा नंबर 4, और नंबर 4 के अंदर हमने टॉपिक को डिस्कस किया। ये फर्स्ट पेपर रहा आपके नॉन कोडेटा के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं दूसरे पेपर के। दूसरे पेपर में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास बायोस्टैटिक्स, जो हमारे पास 3 टॉपिक से मिलकर ये बनाया गया है। पहला हमारे पास है बायोस्टैटिक्स, दूसरा हमारे पास है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और तीसरा हमारे पास है बायो एस्टिमेशंस वाली जो कहानी है उनकी बारे में बात करें। पहला यूनिट हमारे पास है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन सैंपल के बारे में बात करें, रैंडम सैंपल के बारे में बात करेगा, ट्यूबुलर एंड ग्राफिकल जो हमारे रीअरेंजमेंट्स होते हैं या रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा होता है उनके बारे में, यानी एक क्लास यहाँ, एक क्लास यहाँ, एक क्लास यहाँ, और ठीक है, यानी 3-4 क्लास हमारा फर्स्ट टॉपिक मिल जाएगा।
दूसरा हमारे पास है मेजर ऑफ, क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करना। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 वीडियो बनते हैं लगातार, एक बनता है मेन, दूसरा बनता है मीडियन का, तीसरा मोड का। और ये ध्यान देना, ये बीएससी का नहीं है, ये बीएससी का नहीं है, ना ही ये क्लास 12th में जो मैथ में ससुरा लोग पढ़ते हैं ना वो है, ये है जूलॉजी के अंदर स्पेशल पढ़ना है सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। इनके डिटेल वीडियो बनते हैं सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी का, ऐसा नहीं छोटा सा पढ़ के चला जाना और लिख के चले आना। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटा सा 15 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर देके भगा देगा, तो लोग बाद में हमसे बोलते हैं कि सर नंबर तो कम आया, हम तो लिखे थे सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी के बारे में। लेकिन सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी के बारे में उतना ही ध्यान देना होता है कि आप बीएससी का पेपर पढ़े, बीएससी का नोट्स मिल गया और छाप दिए उसी को, और 1-2 पेज हुआ और क्लियर कर लिए, बाद में आके बोले कि सर हमारा तो नंबर ही नहीं आता एमएससी में, हम तो 60% क्लियर ही नहीं करते। तो कहां से क्लियर करोगे जब एमएससी का, भाई एमएससी पढ़ रहे हो तो एमएससी कर रहे हो तो एमएससी के टॉपिक के जैसा तो लिखोगे ना। तो वही चीज है कि सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी के बारे में जब मेन और मीडियम और मोड के बारे में बात होगा तो डिस्कस होगा पर्टिकुलर एक एक क्लास के बारे में, एक एक 2-2 घंटे, और उन पे न्यूमेरिकल खास कराते हैं। और न्यूमेरिकल नंबर के लिए मेरे साथ आपको लगना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसको देखना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, और जितने भी एग्जांपल होंगे आपको लगाना पड़ेगा। 2-4 एग्जांपल तो मैं करा दूंगा, बाकी जो एग्जांपल्स होंगे वो आपके साथ तो डिस्कस करना पड़ेगा ना। तो एग्जांपल सीट हम दे देंगे आपको, आप वहां पे डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशंस के बारे में बात करते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स वेरिएशंस क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक क्लास ये, ठीक है। यानी 3 3 6 और 6 3 9 1 10, यानी 10 क्लास आपको प्यारे बच्चों बायोस्टैटिक से पढ़ना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि बायोस्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा नंबर देके जाएगा, क्योंकि मैथ का सेक्शन ये होता है, और आप अच्छे तरीके से इसको क्लियर करिएगा, भूलिएगा नहीं, प्लीज सारे बच्चों को बोल रहा हूं। ठीक, अगले बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये कभी नहीं पढ़े होंगे, आपको पहली बार यहाँ पढ़ना पड़ेगा। पहली बार पढ़ना तो आ जाओ, नया है लेकिन पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे बायोलॉजी एंड आईटी, यानी हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर क्या, कंप्यूटर हमारे बायोलॉजी के अंदर कितना इंपॉर्टेंस होता है उनके बारे में हमको बात करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा होगा कि आखिरकार कंप्यूटर्स इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, यानी बायोलॉजी के अंदर और मेडिसिन के अंदर कंप्यूटर कितना बड़ा रोल है उनके बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ जीनोमिक्स एंड यहाँ पे प्रोटियोमिक्स, प्रोटियोमिक्स के बारे में या जीनोमिक्स के बारे में जब कहानी आती है तो बहुत बड़ा डाटा कलेक्शन के बारे में बात होता है कि आखिरकार ये जीनोमिक्स क्या है, कैसे इनको क्लियर किया जाता है, इनके बारे में कितना डिस्कस किया जाएगा, सबके बारे में हमको देखना पड़ता है। तो कोई नहीं, प्रयास है तो आपको दिखाएंगे अच्छे तरीके से। और कुछ हमें टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। कुछ टर्मिनोलॉजी में क्या है बेटा, यहाँ पे पहला है यहाँ पे क्या, कैलोग्राम, कैलोग्राम के बारे में, डेंड्रोग्राम के बारे में, पॉलीग्राम के बारे में, फेंड्रोग्राम के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। तो चलो भैया कोई नहीं, हम यहाँ पे आपके नोट्स बनाए रखे हैं पहले से, एक क्लास तो इन पे, दूसरा क्लास इन पे, तीसरा क्लास इन पे, चौथा क्लास इन पे। भैया ध्यान देना, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से जितने भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाएंगे, और ध्यान देना इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया होगा। दूसरा है हमारे पास जो ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट होता है, जिसको हमारे पास क्या बोलते हैं, ओटीयू बोलते हैं। ओटीयू के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ से हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे, क्या पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछे। और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेटिव साइट्स के बारे में पूछेंगे कि ऐसे इंटरनेट पे कौन कौन से साइट्स हैं जहां पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या जहां से लेते हैं। तो कोई नहीं, आपका भाई है लगभग 600 से ज्यादा साइट्स के बारे में जानता है, कि 600 से ज्यादा साइट्स ऐसे हैं जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो भैया इंफॉर्मेटिव साइट्स के अंदर भी बात कर लिया जाएगा। अगला क्या है, बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा बैंक के बारे में बात करेंगे, जीन बैंक हमारे पास, और यहाँ पे ईएमबीएल के बारे में, पीडीबी के बारे में बातचीत क्लियर करेंगे। खासकर हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा बैंक के बारे में, कि आखिरकार जब हमारे पास बायोलॉजिकल सीक्वेंस होते हैं, जब हम प्रोटीन की कोडिंग करते हैं, और प्रोटीन की कोडिंग बहुत बड़ा होता है, आपने जीनोम परियोजना के बारे में डिस्कस किया होगा, जब ये काफी बड़ा डाटा होता है तो उसके सीक्वेंस को क्लियर करके कंप्यूटर के अंदर ठूस के भर दिया जाता है। तो भैया कैसे इंफॉर्मेशन को हम लोग बैंक बनाते हैं, एक ऐसा जैसे हार्ड ड्राइव होता है ना, जिसके अंदर ढेर सारे पिक्चर्स, फाइलें, फोटो, कॉलेज के, स्कूल के, बुआ कहाँ का, मौसी कहाँ का, सबका भरते हैं। ठीक वही तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, एक डाटा बैंक होता है जिनके अंदर बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा बैंक होता है। डाटा बैंक का मतलब होता है कि जहां पे ऐसा कोई भी सूचना जहां पे हम भरते हैं उसे डाटा बैंक बोलते हैं, और ये ज्यादा इसमें क्या भरेंगे, ज्यादा बायोलॉजिकल सीक्वेंस को ये लोग पुट आउट करेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं,
इसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे याद रखना है जीनोमिक्स के बारे में, क्या बात करना है बेटा, यहाँ पे आपको इसके बारे में आईएमपी याद रखना पड़ेगा, और दूसरा आपको इसके बारे में या इन तीनों के बारे में से कोई भी किसी के बारे में पेपर में पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, और छोटे क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पूछ सकता है। कभी कभी ये आता है, कभी कभी आता है, एक दो बार आया, ऐसे सिलेबस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस बार तो लगता है अगली बार आया था, अगली बार में एक दो क्वेश्चंस आए थे, इस बार क्या कहता है पता नहीं। ठीक है, अगला हमारा तीसरा यूनिट क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। बायोलॉजिकल टेक्निक में क्या है बेटा, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप, एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे कैलोरीमेट्री जो होती है वो कैसे काम करती है, ठीक है, और कैसे काम करती होती है, कैसे वर्किंग पोजीशन से एप्लीकेशन कहाँ 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 उनको यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, कैसे काम करती, कहाँ पे उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। बेटा देख पहले बता दे रहे हैं, एक क्लास इस पे बनेगा, एक क्लास इस पे बनेगा, एक क्लास इस पे और एक क्लास इस पे, एक क्लास इस पे, 5 दिन के अंदर यूनिट नंबर 3 निकल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है, यहाँ पे तो सब तो कॉमन है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट से दो बड़े क्वेश्चन जब आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप प्यारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से, ये ज्यादा अच्छे से देख लेंगे, और बाकी जो 3 बचेंगे उसको तो ओवरव्यू कर ही लेंगे हम लोग। उसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना होता है, और माइक्रोस्कोपी में वही प्रिंसिपल की बात करना है और उनका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, किसके बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को क्लियर करेंगे, एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दोनों पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बातचीत किया जाएगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांजिशन माइक्रोस्कोप जो होता है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी कुल मिला के एक क्लास यहां बनेगा, दूसरा क्लास यहां बनेगा, ये तीसरा हो गया बेटा, ये हमारे पास चौथा हो गया। 4 क्लासेस के अंदर खासकर फेस कंट्रास्ट आप याद रखेंगे, और दूसरा हमारे पास है ये वाला। ठीक है, स्कैनिंग के बारे में पूछ सकता है और ट्रांजिशन के बारे में पूछ सकता है। तो ये रहा आपका पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो अलग अलग पेपर पॉइंट्स है, यानी अलग अलग यूनिट के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक आपको डिस्कस किया। मेरे यहाँ पे भागना नहीं है, आपके साथ डिटेल करने हैं, चारों पेपर को हम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अगला पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 हमारे पास आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये मजेदार है, अच्छे से पढ़ना होता है, काफी कम रिस्की है, नंबर अच्छा भी उठता है इसमें, अच्छा ज्यादा आ जाता है। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बात करना है कि हमारे पास पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है। पहला हमें कैरेक्टर के बारे में बात करना है कि पॉपुलेशन के कैरेक्टर कैसे होती है, पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, उसको हमारे पास जो उनकी ग्रोथ कैसी होती है, पॉपुलेशन के डायनामिक कैसे होते हैं, उनके कंपोजिशंस कैसे होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपोजिशंस क्या होते हैं, यहाँ पे म्यूटिलिज्म क्या होता है। ठीक है, ये सारे जो डिस्कशन है सबके बारे में बात किया जाए। काफी यूनिक हमारा सेक्शन होगा, ये ऐसा पॉइंट्स होगा जो आपको सीएसआर नेट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, तो प्लीज इसके बारे में बहुत ज्यादा ना लें, भाई है आपका अच्छे से क्लियर करेगा। ठीक है, अगला हमारे पास दूसरा इकोसिस्टम, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में तो आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन इनके बारे में पढ़ा। यहाँ पे जो बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक के बारे में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछता है। और हमारे पास पॉपुलर क्या होता है, पॉल्यूशन क्या बोल रहा है, हाँ पॉपुलेशन डायनामिक्स की जो बात करते हैं इनके बारे में क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। अगला हमारे पास है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बात करें तो नेचर ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम का नेचर कैसे होता है, उनमें प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका फूड वेव क्या होता है, आप जानते होंगे फूड वेव, उसके बाद फ्लो एनर्जी क्या होती है। ठीक है, कि हमारे पास फूड वेव के द्वारा हमारे इकोसिस्टम में फूड एनर्जी कैसे काम करती है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि जियोकेमिकल और जो साइकिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और इसमें केमिकल जो साइकिल्स हैं इनके अंदर कई आते हैं। इसमें H2O साइकिल भी आएगा, इसमें O2 साइकिल भी आएगा, इसमें CO2 साइकिल आएगा, N2 साइकिल आएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या, बस ऐसे कुछ साइकिल्स आपको सल्फर साइकिल आ जाता है, फास्फोरस साइकिल आएगा, कई साइकिल्स होते हैं जो हमको यहाँ पे देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं इन सारे साइकिल्स के बारे में आपको डिटेल करा दूंगा, छोटे छोटे क्लासेस के अंदर आते हैं, लेकिन ये आते हैं पेपर में। ठीक है, अगला हमारे पास है बायोनिम्स के बारे में। चलो भैया इनके बारे में डिस्कस तो कर ही लिया जाएगा, जब उतना पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये वाला टॉपिक आपने पिछले कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए यूनिक होता है, नया होता है। ठीक है, आगे, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बेटा आईएमपी है, इनके बारे में आप याद रखना, ये पूछा जाएगा।
अगला नंबर बात करते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में। जब बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाता है वही सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म में हमें देखना पड़ता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमको ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आप जानते ही हो, एसिड रेन क्या होता है आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल जो हमारे पास अलग अलग अपटेक होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद बायो अकाउंटेशंस क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, बायो इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, बायोमेकर्स क्या होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। हो सकता है इनमें ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा। दो टॉपिक आप पिछले क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं देखे होंगे, बाकी जो टॉपिक है आपके लिए नया है। खासकर बायो इंडिकेटर्स और बायोमेकर्स ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे आपको रिसर्च पेपर्स के साथ साथ मतलब आगे कभी भी इससे प्रोजेक्ट फाइल आप बना सकते हैं। काफी अच्छा यूनिक रिसर्च पेपर तैयार हो सकता है इससे, ठीक है। और बाकी के बारे में हम लोग बातचीत तो कर ही लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 हमारे पास होता है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी बेसिक से टॉपिक्स है। इन बेसिक टॉपिक में हमारे पास पहला आता है कि आखिरकार बायोडायवर्सिटी क्या है, कितने प्रकार की होती है। पहले तो यही दोनों लगे हाथ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, कि आखिरकार होता क्या है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में टॉपिक को क्लियर करने के बाद इस हम लोग को स्पीशीज के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम लेवल पढ़ना है, उसके बाद जेनेटिक लेवल देखना है, उसके बाद अल्फा क्या, अल्फा बीटा गामा लेवल क्या होते हैं, इंडियन बायोवर्सिटी डाइवर्सिटी के बारे में आप क्या पढ़ जानते हो, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसे हुआ डाइवर्सिटी का, उनके बारे में डिस्कस, ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ने होते हैं। और इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस है बायोडायवर्सिटी देखना है। हॉट स्पॉट क्या होता है इनके बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। हमारे पास पार्क क्या होते हैं आपने देखा होगा। की स्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर स्पीशीज क्या होते हैं, ऐसे कौन से स्पीशीज को इंडिकेटर स्पीशीज के अंदर रखा गया है, की स्टोन स्पीशीज क्या है, ये दो स्पीशीज के बारे में आपसे पूछेगा। और हमारे पास हार्ड स्पॉट क्या होते हैं और पार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा रहा है, तो इसके बारे में ये जो ये दोनों देख रहे हैं आप पेपर नंबर 3 देखते हैं, ये काफी इजी है। बस ये पेपर नंबर 3 के अंदर जो हमारा पहला यूनिट है इसमें, और खासकर तीसरा यूनिट है जो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगने वाला है, बाकी यूनिट काफी इजी है, उनके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जब बढ़ते हैं पेपर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे हमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ रूल देखने होते हैं। फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल किसके देखने पड़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो भी है नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स वाला देखना है, वो देखना है बायोलॉजी के अंदर किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स का कितना, हमारा एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करना है कि हमारे बॉडी के ऊपर कितना ज्यादा वर्क करता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। कह रहा है कि सेल एज ए ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी हमारा जो सेल होता है वो ओपन डायनामिक सिस्टम्स होते हैं। अब ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब आपने 3 सिस्टम पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा। एक ने पढ़ा था ओपन सिस्टम, दूसरा पढ़ा था क्लोज सिस्टम, तीसरा पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर जो हमारा सेल होता है बेटा वो क्या होता है ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम्स होता है, जहाँ पे मटेरियल और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता रहता है लगातार, ठीक है। तो ओपन क्यों हमारा सेल ओपन डायनामिक सिस्टम्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी देखा जाएगा, चेंज ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो सेल होगा उनके अंदर ऑक्सीडेशन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, वहां पे एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी बहुत छोटा सा क्लास बनता है, 5 या 4 क्लास यहाँ से बनता है, लेकिन काफी पावरफुल क्लास बनता है। मेहनत लगा के दम लगा के पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन यहाँ से अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। खासकर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। IMP कर लेना बेटा, जब भी पढ़ाएंगे तो इसको याद रख लेना। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास एंजाइम के बारे में। एंजाइम आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है कि एंजाइम, पहले तो हम पढ़ा देंगे एंजाइम क्या होते हैं, दूसरा उनका क्लासिफिकेशन करा देंगे, और तीसरे नंबर पे आपको पढ़ाएंगे मैकेनिज्म एंजाइम एक्शंस कि एंजाइम एक्शंस क्या होते हैं। तीसरा क्लास हो जाएगा एंजाइम एक्शन, चौथा क्लास हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शंस क्या होते हैं चौथे क्लास 5वें क्लास के अंदर आपको। उसके बाद एंजाइम के इनहिबिटेशंस क्या होती है, उसके बाद ये इनहिबिटेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होता है यहाँ पे कंपिटिटिव, दूसरा होता है नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटेशन, दोनों के बारे में डिस्कस, दोनों का नोट्स पावरफुल दे देंगे, आप क्लियर कर लीजिएगा, और पेपर में आएगा, आता भी है ना, क्या लिख रहा हूँ भाई, ये पेपर में IMP करके इसको नोट कर लीजिएगा, पेपर में आएगा। अगला है यूज ऑफ जो हमारे पास लाइम वेवर होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे कर्व के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और जो हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं या एंजाइम जो टॉपिक होते हैं टाइप्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो बहुत नहीं, आप लोग ऊपर के बारे में जो एंजाइम मैकेनिज्म है यहाँ तक के बारे में डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
अब बात करते हैं नंबर थर्ड की, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिपिड के बारे में बात करना है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो, कई बार पढ़ चुके हो, बीएससी में पढ़े हो, इंटर में पढ़े हो। कार्बोहाइड्रेट का वही जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज और उसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक किसी के बारे में नहीं पढ़ना है ना, जैसे ग्लूकोज के बारे में नहीं पढ़ना है, फ्रक्टोज के बारे में नहीं पढ़ना है, बस उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन हमारे पास मोनोसेक्राइड्स क्या हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनके सिम्टम्स होते हैं, कैसे उनके प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे उसके फंक्शंस होते हैं, सबके बारे में डिस्कस कर लेना है बस। उसके बाद उनके जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमारे बायोलॉजी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद लिपिड की बात करेंगे, सेम चीजें वही लिपिड के बारे में बात होगा हमारे पास। क्लासिफिकेशन लिपिड के बारे में बात करेंगे, उनके जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, इनका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है और उनका प्रॉपर्टीज कैसे होता है, उनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कैसा होता है। और उसके साथ साथ हमें एक चीज और पढ़ना होता है, मेटाबॉलिक पैथवे। ठीक है, इनका मेटाबॉलिक पैथवे नहीं पढ़ना, लेकिन इनका पढ़ना है। सोचो बड़ा लंबा है ना, ये 2 दिन या 3 दिन लगता है हमको पढ़ाने में। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ा देंगे। अगला है ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, क्या ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकेनोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है। तीनों देखो एक ही जैसा होता है ना, ये क्या होता है, तीनों बेटा ना एक ही जैसा होता है, ये भी। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है और ग्लूकोनोजेनेसिस क्या होता है, तीनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखते समय बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपसे रिक्वेस्टेड है कि ये बड़े क्वेश्चंस के अंदर तो नहीं आता ज्यादातर, लेकिन छोटे क्वेश्चंस में आता है, इनका आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नहीं क्या होगा कि इनका क्वेश्चन इनमें, इनका क्वेश्चन इनमें लिख के चले आओगे और लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद HMP और संट क्या होता है इनके बारे में, और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है इनको क्लियर किया जाएगा। बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्या होता है इनके बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन जो बेटा ना, ये तो IMP आप बना ही लो भैया से। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा और कार्बोहाइड्रेट का एक क्वेश्चन आएगा। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं। ठीक है, पूछा ही जाएगा। उसके बाद नंबर हमारे पास 4 आता है विटामिन एंड कैंसर के बारे में। चलो ठीक है, हम यहाँ पे विटामिन के क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे और उनका सिग्निफिकेंस पढ़ लेंगे। वहीं विटामिन 2 टॉपिक, क्या विटामिन 2 टॉपिक में क्लियर होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, वाटर सॉल्युबल और एक होता है नॉन सॉल्युबल। ठीक है, दोनों के क्लासिफिकेशंस के अंदर जो 12 प्रकार के या 13 प्रकार के विटामिन है उनको डिस्कस किया जाएगा और उनके सिग्निफिकेंस को देखा जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ना है कि कैंसर कैसे होता है, न्यूप्लेसिस कैसा होता है। ठीक है, ये सारे के सारे बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। कैरोजेनेसिस क्या होती है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बायोलॉजी ऑफ कैंसर को आप डील करिएगा। पिछले 1 साल 2 साल से काफी कम क्वेश्चंस आए हैं, हो सकता है कि अगले साल इनका नया सिलेबस था तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे, लेकिन इस बार यहाँ से बायोलॉजी ऑफ कैंसर से ये एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हैं। फेज ऑफ कैंसर, बाकी चीजें बड़ा क्लास यदि 4 घंटे का ले ले या 5 घंटे का ले ले तो बायोलॉजी ऑफ कैंसर हमारा निकल जाता है। इसी के बीच में छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स हैं, ये सारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये रहा आपके MSc फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस के बारे में कि आखिरकार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से यदि आप पढ़ रहे हैं तो MSc के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उनको कैसे डील किया जाएगा। ठीक, यही ने बात किया हमने। क्या बात किया हमने, ये बात किया कि हमारे पास यदि काशी विद्यापीठ से आप पढ़ रहे हैं तो काशी विद्यापीठ के अंदर आपको MSc के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बेटा। मिनिमम फीस है, ये आप बाहर जाओगे तो 1 महीने का भी फीस नहीं है, हम लोग 6 महीने के अंदर पूरा क्लास का नोट्स और वीडियो सारा प्रोवाइड करते मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे क्लासेस के अंदर इनरोल करेंगे। यदि इनरोल कर चुके हैं तो अपने साथियों को बताएंगे, वो स्कूल जाते हैं, कोचिंग खासकर बहनों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है या जो घर पे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, आसपास कोचिंग नहीं है, उनके लिए तो ये रामबाण होने वाला है। काफी अच्छे तरीके से जो कोचिंग जाते हैं वो भी कई सारे टीचर्स हमारे नोट्स को लेकर पढ़ा रहे हैं बेटा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आइएगा, सफल करेंगे हिनार का मिशन, जिसमें आपको मैंने बीड़ा लिया है कि भारत में जूलॉजी यदि पढ़ना और पढ़ाना आपके साथ मैं तेजी से लेके आऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में लेके आपके लिए प्रोड्यूवा का पहला क्लास। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।